हेलो बच्चों, आ गए हैं कूलॉम्स लॉ के नेक्स्ट लेक्चर में। पहला लेक्चर में हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, क्या है कूलॉम्स लॉ। उसमें जो है फार्मूला वगैरह जो है के फिजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी पढ़े थे, वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी देखे थे। कुछ न्यूमेरिकल जो है छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी किए थे, 2-3। आज इसमें जो है फिर न्यूमेरिकल्स लेके ही हम आए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या बोला है? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। मान लीजिए ये है टू आइडेंटिकल स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ के द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। दो चार्ज को जो है एक दो रस्सी से जो है उसको जो है लटकाया गया है। एक चार्ज इधर लटक गया और दूसरा जो है इसे लटक गया। दोनों के बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल बोल रहा है। Two identical charge sphere suspended by a string of equal length. The string makes angle 30 degree to each other. Wait सर, अब ये 30 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि ये चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी रिपेल किया होगा, यहाँ पे आके रुक गया होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोल रहा है कि वेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, इसको उठा के फिर से हम लिक्विड में डाल दिए जिसका लिक्विड का डेंसिटी है 800 kg पर MQ एंड एंगल रिमेन द सेम। उसमें डालने के बाद भी जो है वो एंगल जो है 30 डिग्री से 30 डिग्री ही रह रहा है। वेन द डाइलेक्ट्रिक एंगल रिमेन द सेम, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड? लिक्विड का क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 16 kg पर MQ। इसमें जो है स्ट्रिंग है, दो स्फीयर को लटकाया 30 डिग्री। पहले तो हम इसको जो है दो स्ट्रिंग को दो स्फीयर से लटकाए होंगे इनिशियली जो है Q1 Q2 चार्ज के कारण जो है दोनों में आपस में रिपेल हुआ होगा। इसको इधर भगा दिया होगा Q1 और इधर Q2। शुरू में तो ऐसा ही रहा होगा ये, लेकिन जैसे ही दोनों एक्चुअली बॉडी चार्ज सेम पॉजिटिवली चार्ज मान लीजिए है, तो दोनों जो है रिपेल के गया, मैंने अपने से दूर भागा, तो वो जो है 30 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे बना दिया है। अब ये बोला कि इतना तो बना तो दिया है, 30 डिग्री के एंगल पे मैंने अपने से जो है दूर भागा, इस पोजीशन में है। अब पूरा सेट को ही जो हम किसी लिक्विड में जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 800 है उसमें ले जाके रखे हैं, फिर भी जो है ये एंगल 30 ही रह रहा है। क्यों रह रहा है? अभी देखिए, अभी इसके बीच में फोर्स जो है लग रहा है ना, इधर लग रहा होगा, ये इधर भाग रहा है, लग के तब इस पोजीशन में फाइनल पोजीशन में आया है। अब ये लिक्विड में डालने के बाद भी तो इसको तो ये हो जाना चाहिए। जैसे हम लिक्विड में डालेंगे तो एक फ्लोटिंग बल्ब जो है, ये जो ये बायोसी फोर्स उधर ऊपर रहेगा, तो ये तो और भागना चाहिए, एंगल बढ़ना चाहिए 30 डिग्री से 80 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी बढ़ देना चाहिए था। कोई भी लिक्विड है ऐसे जो है, अब इसको जो बॉल है यहाँ पे जैसे पानी में डालेंगे तो बॉल तो उसको ऊपर ले जाएगा, इसको एंगल बढ़ देना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं बढ़ा। क्योंकि साथ साथ क्या हो रहा है कि अभी तो दोनों को बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, अभी तो इतना है। जब लिक्विड में क्या डालेंगे उसका जो है एयर, अभी तो एयर में है, जैसे किसी मीडियम में जो है इसको जो है लिक्विड में जैसे डाले तो उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसका परमिटिविटी जो है बढ़ गया। जो है परमिटिव बनने से क्या होगा कि ये दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। ये जो है कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये आना चाहेगा और नजदीक 30 से कम, लेकिन वही फोर्स बराबर कर जाए यहाँ पे फ्लोटिंग बॉल जो बायोसी फोर्स जो है वो उसको उतना लग रहा है, तो इस मतलब इसको जो है बराबर ही रखेगा वो 30 डिग्री जो है। समझ में आया? इसमें जो है जब लिक्विड में जो हम डाल रहे हैं, लिक्विड में डाल रहे हैं तो एक बायोसी फोर्स भी लगेगा। ये स्टार्ट करते हैं, इसको जो देखते हैं कैसे है, बेसिक चीज ये सब जो हम बताए अभी। अभी हम देखते हैं इसमें इसका वेट क्या होगा, mg लगेगा। स्फीयर का जो है वेट जो है मान लेते हैं mg है, इसका भी मान लेते हैं mg है।
अच्छा अच्छा, कोई चीज़ ये स्ट्रिंग है, अब यहाँ से कोई चीज़ लटका हुआ है तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग में टेंशन भी आएगा, टेंशन भी आएगा। टेंशन आएगा तो अभी क्या देखेंगे, इसको जो हम रिसॉल्व करते हैं जो है वो वर्टिकली रहेगा। वर्टिकली जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा। मान लीजिए थीटा है और ये जो है ये इधर चला जाएगा टी कोस थीटा। इस फोर्स को जो है रिसॉल्व किए जो है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली तो टी कोस थीटा हो गया। क्योंकि ये यहाँ पे आके जो एक मैंने पोजिशन में यहाँ रुक गया है, यहाँ पे जो इस पर अभी कोई फोर्स जो है नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब जो है कि ये टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा कहाँ लग रहा है, ऊपर साइड में, वो बराबर हो जाएगा इसके वेट के बराबर एम जी। सेम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, दिस साइड, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। ये जो है ये बराबर कर रहा है कौन इसको, टी कोस थीटा। मतलब ये टी कोस थीटा कहाँ लग रहा है, उधर, वो बैलेंस कर रहा है किसको, जो इधर लग रहा है क्या, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है। अब जो है ये दोनों को, जिसे ये वन है मान लीजिए, जो है डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो टी बटा साइन थीटा टी को तो क्या हो जाएगा टेन थीटा एम जी बटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना जो है लाएगा, एफ ई कितना लाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए है आर, है आर स्क्वायर, इतना ही लगेगा। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी बढ़ जाएगा आर स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा, इतना हो गया। फिर से लिखते हैं थोड़ा, एम जी बाई एफ ई, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ये हो गया एम जी आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर। अब जो है बोल रहा है कि अब इसको हम उठा के जो है डाल दिए जो है उसमें लिक्विड में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता करना था। मान लेते उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन आ रहा है। अभी देखते हैं, अभी उसमें डालेंगे तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, एफ डैश वो चेंज हो जाएगा। वो कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो है रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमको जो है, हम क्या बोलते थे कि नॉर्मल जो है कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के फॉर्मूला में जो है अगर उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करें तो उस मीडियम में हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मान लीजिए इसका जो है आर है, तो उसमें फोर्स कितना लग जाएगा, इतना लग जाएगा, ये ठीक है। फिर जो है अब ये जब ये लिक्विड में आया, जब ये लिक्विड में डुबाएंगे स्फीयर को जो है, तो इसमें जो पहले कितना वेट था कि mg था, अभी जब पानी में डुबाएंगे एक बायोन्सी फोर्स में नीचे से ऊपर की तरफ लाएगा, इसका मतलब इसके वेट में कमी होगा। अभी mg नहीं लाएगा, mg से कम ही मैंने लाएगा जो, क्योंकि बायोन्सी फोर्स ये तो नीचे जा रहा है, बायोन्सी फोर्स को ऊपर लाते कितना फोर्स लाएगा, तो जो रिजल्टेंट जो है जो वेट होगा उस स्फीयर का वो ये होगा। इनिशियली इसका ये फोर्स है, मतलब बायोन्सी फोर्स। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो है, कोई चीज़ वो किसी लिक्विड में डूबती है तो क्या करता है कि अपने वॉल्यूम के बराबर जो है वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। जब वो लिक्विड, तो वो जो लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का कितना वेट है उतना ही जो है इसमें ऊपर की तरफ उड़ाएगा। तो मान लीजिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम तो दिया नहीं है, स्फीयर का डेंसिटी दिया हुआ है, स्फीयर का डेंसिटी मान लीजिए डी स्फीयर लिखा है, स्फीयर दिया हुआ है, तो डी स्फीयर है ना, तो मास बाई वी वॉल्यूम स्फीयर का, तो वी स्फीयर का कितना हो जाएगा, एम बाई डी स्फीयर। तो अपने वॉल्यूम के बराबर जो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका,
एम डी स्फीयर का डेंसिटी इतना बोलूंगे उतना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो वो लिक्विड का डिस्प्लेस को जो करेगा तो लिक्विड का जो है डेंसिटी कितना है, तो लिक्विड का डेंसिटी जो है दिया हुआ है डी लिक्विड आई इंटू जी, नहीं जानते हम लोग जो है वी डी जी, नहीं याद आ रहा है, वेट जो है ये हो गया। सो एम जी कॉमन ले लिए तो बच गया कितना 1 माइनस जी हो गया, तो हो गया एम जी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ के जी, और स्फीयर का कितना दिया हुआ है 1600 तो कट के हो गया 2, तो 1 माइनस एम जी बाई 2 ये हो गया, सॉरी एम जी कहाँ से, एम जी तो कॉमन ले लिए हैं, ठीक है 1 माइनस एम जी कॉमन ले लिए तो बच गया 1 माइनस फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 800 आई 16, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो गया बराबर एम जी बाई 2 हो गया। अब वो ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो एम जी बाई 2 हो गया, तो एम जी बाई 2 हो गया, अभी हम इधर चलते हैं, तो अब जो है वेट तो अभी एम जी 2 हो गया, तो अब इसके कारण टेंशन कितना हो जाएगा, इसमें भी एक टेंशन अलग टेंशन लगेगा, और हम टी वाला को भूल गए, अब इसके कारण हम देख रहे हैं अब कितना टेंशन लगेगा, तो टी डैश जो है एम जी जो है टी हो गया टी डैश, हाँ तो सेम वे जो है टी डैश साइन थीटा, एक नया टेंशन आ गया टी डैश, हाँ अब इसको रिसॉल्व करेंगे तो टी डैश साइन थीटा ऊपर की तरफ तो किसके बराबर होगा एम जी बाई 2 के, अब यहाँ एम जी बाई 2 हो गया, अब टी डैश कॉस थीटा, अब ये भी कम हो गया फोर्स जो है यहाँ पे ये दूसरा हो गया, तो टी कॉस थीटा जो है क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर आर का स्क्वायर, हाँ तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर एम जी बाई डिवाइड कर दिए 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो एम जी बाई 2 इंटू ई आर स्क्वायर बटा के क्यू स्क्वायर। अब टेन थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, इसका वैल्यू पुट कर देंगे एम जी आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम जी बाई 2 इंटू आर स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर, अब के क्यू स्क्वायर खत्म, एम जी खत्म, आर स्क्वायर खत्म, तो बच गया क्या 1 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाई 2, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड ऑफ द 2, यही आंसर हो गया हमारा जो है, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 2 है, ठीक है। पहले क्या करेंगे जो है ये जो है जब ये दो स्ट्रिंग में जो है दो बॉल को लटकाया गया है तो वो चूँकि दोनों में सिमिलर चार्ज है तो दोनों जो है वो रिपल्सन होकर जो है 30 डिग्री का एंगल बना दिया है, यहाँ के आगे रुक गया है, तो इसके अनुसार जो है जब चूँकि वेट है तो इसमें टेंशन भी होगा, तो इस टेंशन को जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो रिसॉल्व कर लिए, वर्टिकल वाला जो है वो बैलेंस करेगा इसका जो वेट का, और जो है हॉरिजॉन्टली जो है दिस साइड है राइट साइड वाला जो है वो बैलेंस करेगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जो लेफ्ट साइड लग रहा है एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो टी साइड उसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा जो है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसको जो है 1 को जो है डिवाइड किए 2 से, तो टेन थीटा बराबर एम जी बटा एफ ही आ गया, टेन थीटा बराबर तो एम जी बटा एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ये आ गया एफ ही बाई ये आ गया टेन थीटा बराबर इतना, तो
फिर जब उसको लिक्विड में डाला, जब लिक्विड में डाल दिया तो उसका जो है वो इसका ये हो गया, इसके कारण फोर्स जो है फिर जो है वो टी साइन थीटा जो है उसका लिक्विड डिस्प्लेस का जो है जब बुआंसी फोर्स लगा तो वो जो है वो इसमें आया। तो फाइनली जो हमारा जो है ये लाया रिलेटिव वेलोसिटी 2। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। It is required to hold four equal point charge plus Q in equilibrium at center of a at corner of a square. Find the point charge. Find the point charge that will do this if placed at center of the square, at center of the square. बोला इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्ज, कितना है प्लस क्यू इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। चारों कॉर्नर के स्क्वायर पे जो है प्लस क्यू जो है वो चार डाल दिए। इसको हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो फाइंड, तो कैसे पॉसिबल, फाइंड द पॉइंट चार्ज दैट विल डू दिस। उसको सेंटर पे जो है कोई चार्ज के द्वारा बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे, वो कितना होगा। तो बोला स्क्वायर है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। बोला ये चारों को जो है इस कॉर्नर पर ही रहना है, कहीं इधर उधर मूव नहीं करना है, मैंने इक्वलिब्रियम पोजीशन में रहना है। तो उसके लिए हम ये कैसा है कि यहाँ पे बोला है कि हम चार्ज रखते, मान ली वो प्लस क्यू जो चार्ज रख रहे हैं हम, ताकि जो है चारों को जो है इक्वलिब्रियम रहे। तो वही पूछा कि कितना का चार्ज रखा है कि चारों जो है अपने वर्टिसेस पर ही रहे, जो है अपने कॉर्नर पे ही रहे जो है, तो ताकि सब में जो है इक्वलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो इसे कर सकते हैं, वो है पॉइंट ये है। तो एक फोर्स क्या लाएगा इधर, एक तो दो है क्यू है, तो इधर एक फोर्स लग जाएगा यहाँ, इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके कारण जो इधर लाएगा, इसके कारण इस फोर्स कहाँ लाएगा, इधर लाएगा। और इधर जो है ये जो है इसके कारण कहाँ लगेगा, यहाँ लगा। फिर इसके कारण कहाँ लाएगा, यहाँ इसी लाइन के थ्रू लाएगा, इसे मतलब टोटल जो है यहाँ पे जो है 2 3 4 फोर्स लग गया, जो है 2 3 और 4 के फोर्स के द्वारा। तो जब भी कोई इसको बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, उसी के लिए ये चार्ज को कितना होना है, या सॉरी इसको बैलेंस रखना है, ये पॉइंट कितना रखना है, इसी को हमको निकालना है। तो ये चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो कहने का मतलब इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो एक्स कंपोनेंट हो, फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो या वाई कंपोनेंट फोर्स हो, कोई भी हो, दोनों जीरो ही होगा। क्योंकि किसी भी कंपोनेंट में किसी भी डायरेक्शन में अगर जो है अगर जीरो नहीं होगा, कुछ रहेगा तो उधर मूव करेगा, जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब इसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा। तो
कोई भी एक निकालते हैं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं, अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल में चलते हैं। अभी नाम रख देते हैं हम इसको A B C D, है ना। अब एक हॉरिजॉन्टली वर्टिकल वाला जो है छोड़, वर्टिकल भी जो है जीरो होना है पूरा का जो है, और हॉरिजॉन्टल भी जीरो होना है। तो अगर एक जीरो करके हम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं इसको जो है, तो इसी पे चलते हैं हॉरिजॉन्टल पे। से ए है 4 जो है along AD, हाँ कितना लाएगा के क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई आर। अच्छा, इसका मान लेते हैं, इसका ए है, स्क्वायर का जो है साइड जो है ये है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये कहाँ लाएगा, हॉरिजॉन्टली लाएगा along AD, इसी लाइन के थ्रू लाएगा, ठीक है। दूसरा ये वाला वर्टिकल इसको छोड़ दे रहे हैं हम जो है, क्योंकि हमको पता करने के बेसिकली ये किस पर जो है जीरो हो जाता है। हम एक्स कंपोनेंट को ले रहे हैं, तो एक्स कंपोनेंट इसको छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, एक्स कंपोनेंट में जो है एक तो ये आ गया। अच्छा, ये जो जग गया ये कंपोनेंट जो है, इसमें दोनों में फोर्स लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, के क्यू स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर का जो है डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू साइड, हाँ तो √2 ए का स्क्वायर मतलब 2 और 2 का स्क्वायर ए लगेगा इतना इधर along BD, इसी लाइन में लगेगा। फिर एक और फोर्स लग रहा है इसी लाइन में जो है क्या, के Q0 Q0, और यहाँ से यहाँ तो है आधा हो जाएगा, तो √2 ए डायगोनल कितना है, √2 है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो √2 बटा √2 से करेंगे, √2 से करेंगे ये 2 हो जाएगा, तो ए बटा √2 हो जाएगा। इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बटा √2, तो ए बटा √2 को जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए, और ऊपर चला जाएगा 2। ये भी along BD है, ये भी along BD है। अब ये दोनों पोल जो है along BD है, तो कहने का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टली होगा और ये वर्टिकली होगी। मान लीजिए 45 डिग्री वाले की जरूरत नहीं है, कितना होगा क्या होगा, तो हमको भी इसको निकाला, तो इसको निकालेंगे cos थीटा होगा, जो भी फैक्टर आ रहा है हॉरिजॉन्टली निकालने के लिए, तो ये क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा, cos कितना 45 डिग्री जो है, ये 90 डिग्री है पूरा, इसका जो है ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, सो cos 45 डिग्री, ये क्या हो गया लॉन्ग हॉरिजॉन्टली हो गया, इधर सेम वे भी हो गया। इसको भी रिसॉल्व कर देंगे तो दूसरा वाला फोर्स को, ये Q0 बटा ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 बटा √2 cos 45 1 बटा √2, ये हो गया। तो अब ये तीनों फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो एक्स कंपोनेंट सभी का जो है करके हम उसको इक्वल कर देंगे, जीरो कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई भी हॉरिजॉन्टली जो है सारा फोर्स उधर ही लगा था, सारा को जो जीरो करना है हमको जो है, तो सभी को जोड़ देंगे, जो है क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर cos 45 क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस ये आ गया के Q0 बाई ए स्क्वायर आ गया 2/√2। इसको क्या करेंगे, इस कंपोनेंट सारा कंपोनेंट को क्या कर दिए, जीरो कर दिए, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टली को भी जीरो करना है, वो वर्टिकल के, तो हम केवल हॉरिजॉन्टली को जीरो करेंगे, उसी से हमको एक निकल जाएगा, तो उसका भी निकालने की जरूरत नहीं है। वो भी निकालना अगर सबको वाई एक्सिस में ले जाएंगे जो है वाई कंपोनेंट में, तो sin 45 ही होगा। sin 45 में सब वैल्यू तो सेम ही रहेगा, cos थीटा sin थीटा 45 तो बराबर रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो गया। अब इसको के क्यू तो सब में है, तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या यहाँ पे क्यू, यहाँ पे बच गया क्यू,
यहाँ पे Q बच गया और 2√2 बच गया, प्लस यहाँ पे बच गया Q खत्म होता है Q0 बट Q0 इंटू 2/√2, यही बच गया बराबर 0। अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बच गया क्या Q। तो यहाँ पे Q0 2/√2, यहाँ पे √2 से √2 कर देते हैं कैंसिल, दो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 खत्म हो जाएगा। तो ये आई यहाँ पे गया ये माइनस Q प्लस Q/2√2। तो ये क्या कर रहे हैं, हाँ Q प्लस 2/2 माइनस में चला गया इधर। तो बच गया कितना, आगे चलते हैं इधर। ये हो गया Q0 √2 इज इक्वल टू माइनस Q कॉमन ले लिए तो बच गया 1 प्लस 1/2√2। तो Q0 √2 इज इक्वल टू माइनस Q, ये हो गया 2√2 प्लस 1/2√2। तो Q0 जो हो जाएगा माइनस Q 2√2 प्लस 1, 2√2 यहाँ का डिवाइड करके क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। वो चार्ज जो होगा वो जो कॉर्नर पे जो चार्ज है उसका इतना होगा, ये है इसका आंसर जो है। तो इस तरह से निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूरेनियम 23892 न्यूक्लियस emits alpha particle helium-4 at any instance the alpha particles is at a distance 9 into 10 to the power minus 15 meter from the center of the nucleus. What is the force on the alpha particle? What is the force on alpha particle at this instant? बोलेंगे जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो है यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल को रेडियो एक्टिविटी के में पढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट्स करता है। तो बोला जिसे क्या बोलते हैं, यूरेनियम 238 है ना, N92। तो कहने का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, थोरियम बनाता है, हाँ 2 3 4 90 जो है, और अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का जो है 2 4 जो है 4 मास जो है, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कहने का मतलब जो है, जब हीलियम का जो है यहाँ पे 2 चार्ज जो है ना,
कितना चार्ज निकल गया 2e। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 90, क्योंकि हम पहले वाला में भी शुरू के चैप्टर में हम लोग क्या बताए थे कि टोटल चार्ज जो है कंजर्व होता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो कहने का मतलब ये 92 है, तो दो तो हीलियम अल्फा पार्टिकल में निकल गया, तो उसका जो पारेंट न्यूक्लियस है उसमें कितना चार्ज होगा 90 होगा, 90 होगा, और 2a 92 बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि उसका जो है पारेंट न्यूक्लियस जो है, पारेंट न्यूक्लियस में जो है कितना चार्ज हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन्स। और हीलियम में जो है कितना, हीलियम में कितना चार्ज है 2, 2e, 2e। अब बोल रहा है कि उसका न्यूक्लियस है और हीलियम के जो पार्टिकल्स है उसके दोनों का डिस्टेंस जो है, मान लीजिए जो आर जो दिया हुआ है कितना है, कहाँ गया 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो बोला कि दोनों को बीच के फोर्स कितना लगेगा। तो ये तो नॉर्मल हो गया, F इक्वल टू क्या जानते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है 90 E इंटू ई का होगा 1.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 90 इलेक्ट्रॉन है, तो 90 इंटू इतना। फिर उसके बाद हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9, K1 Q2 हो गया। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हो गया 9, स्क्वायर में है 9 इंटू 9 81 कर देते हैं यहीं पे, 215 -30 कर देते क्योंकि स्क्वायर में है। इतना का स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा। तो पहले ये पावर का झमेला ख़त्म करते हैं। 19 19 38, 38 माइनस में हो गया 38, और ये हो गया -39, 39। तो बच गया कितना 38 हो गया, 38 हाँ 38 हो गया तो 9 हो गया, तो 38 तो 8 हो गया, तो 9 हो गया, तो 10 बच गया। जब वो हटा के इसके बदले में जो है 10 लिख देंगे, यहाँ पे 10 हो गया लिख दे रहे हैं। फिर ये 9 9 यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, 9 9, फिर ये हो गया 10, ये और नया 10 आ गया, तो इसलिए अब यहाँ पे 100 करके इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया 1.6, 1.6 कितना हो गया 2.56 इंटू 2 जो कट हो गया 14, 12 15 से 11, 2 4 1 5, 5.12 इंटू 100 बराबर 512 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी नोट कीजिए, इसको मिटा दें हम जो है। ये लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में जो है पूछता है। बोला है 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज चार्ट on each other, the force if when they are placed are distance apart in air, when they are placed are distance apart in medium of dielectric constant
K, the exact thus K, the same force, the distance R, the distance R is equal to दिया हुआ है ए में R बाई रूट के, बी में R बाई के, सी में R के, डी में R रूट के। तो पॉइंट चार्ज और नीचे तो फोर्स वेन दे आर प्लेस, अगर आर डिस्टेंस में तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, मान लीजिए चार्ज Q1 Q2 है, तो K Q1 Q2 उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। वेन दे आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस, अब दूसरा फोर्स जो है, अगर उसी चीज़ को जो है दूसरा जो है आर डिस्टेंस पर रखेंगे लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन के में, तो मान लीजिए ये फोर्स जो है दूसरा फोर्स लगा था के Q1 Q2, डिस्टेंस क्या हो गया, ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर बड़ा वाला आर स्क्वायर है। अब चूंकि ये मीडियम में है तो हम क्या बोले कि नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला है उसके जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जो है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, के, तो के से डिवाइड कर देंगे, सॉरी अब चूंकि के जो है हम लोग फार्मूला में लेके चले हैं जो है, जो हम लोग शुरू से आते आ रहे हैं K9A करके जो है, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम दे दिया है, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको K डैश कर लेते हैं, K डैश कर लेते हैं, इसका जो क्वेश्चन में दिया उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब बोला कि करने के बाद भी जो है दोनों का फोर्स जो है सेम ही लग रहा है, कहने का मतलब ये जो है इसके बराबर है, तो कहते हैं K डैश है ना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर होगा किसका, K डैश Q1 Q2 बाई K आर स्क्वायर। तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, तो बच गया क्या, 1 बाई सॉरी छोटा वाला आर स्क्वायर, 1 बटा K आर स्क्वायर, इसलिए K आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, आर, आर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई के का रूट, बच गया क्या, आर बटा रूट के। कौन सा क्वेश्चन है ये सही है। सो इस तरह से और न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आएंगे, अभी भी बहुत से बचा हुआ है जो है अभी हम, तो नया नया अभी कुछ और डिस्क्रीट चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमेशा वो डिस्क्रीट नहीं होता है, कंटिन्यूस भी होता है, हाँ वो सभी बताना है, सुपर जो है पोजीशन वाला जो भी बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ और न्यूमेरिकल और ये भी लेके आएंगे। थैंक यू।